अस्सलाम वालेकुम जी। डियर स्टूडेंट्स, बेटा यूनिट नंबर 4 ऑपरेशंस मैनेजमेंट एएस बिजनेस स्टडीज़ 9609। आज बेटा हम यूनिट 4 के लास्ट चैप्टर को देखेंगे, जो चैप्टर कैपेसिटी मैनेजमेंट और आउटसोर्सिंग को डील करता है। दिस इज़ चैप्टर नंबर 25। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे बेटा, चैप्टर नंबर 25 है। इसको मैं 2 पार्ट्स में करूँगा। पहले पार्ट में ये जो येलो वाला हाईलाइट किया हुआ है कैपेसिटी मैनेजमेंट, सिर्फ इसको समझेंगे ताकि आप इसको आउटसोर्सिंग के साथ मिक्स ना कर लें। आउटसोर्सिंग के लिए प्लीज़ मेरा दूसरा पार्ट देखिएगा, इंशाल्लाह यू विल गेट द डाटा रिगार्डिंग आउटसोर्सिंग इन दैट पार्ट। बात करते हैं बेटा आज हम कैपेसिटी मैनेजमेंट की। अच्छा, सबसे पहले आप इस चीज़ को भी देख लें जो मैं हर बार अपने लेक्चर्स में दिखाता हूँ यार। ये आपके जो कैम्ब्रिज का सिलेबस है, ये उसका एक्सट्रैक्ट है। और याद रखिए, मैं हर बार बेटा इसको मेंशन करता हूँ कि आपका कैम्ब्रिज का पेपर P1 हो या P2 हो बेटा, उसके क्वेश्चंस बुक से नहीं बनते, किसी और सोर्स से नहीं बनते, बल्कि वो सिलेबस को सामने रख के कैम्ब्रिज बनाता है। और यही सिलेबस आप लोगों को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। 9609 सिलेबस 2025 या जिस ईयर में भी आप पेपर दे रहे हैं उसके कीवर्ड्स को एंटर करेंगे तो आपको नियरली पहला लिंक इसका मिलेगा। आज हम इन सिलेबस कंटेंट्स को बेटा कवर करेंगे इंशाल्लाह अपनी इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं यार, ये कैपेसिटी मैनेजमेंट में ये जो वर्ड कैपेसिटी है, ये किसको कहते हैं? देखो यार, कैपेसिटी रिसोर्स को कहा जाता है। इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। बात बहुत सिंपल सी है, सिर्फ आपने ध्यान से सुनना है इंशाल्लाह। देखिए, अगर आप के रूम में लेट्स से चेयर्स हैं, इफ़ देर आर 4 चेयर्स, तो कितने लोगों की बैठने की कैपेसिटी हुई आपके रूम में? 4 लोगों की। ठीक, इसी तरह बेटा अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2 मशीन्स हैं, 10 मशीन्स हैं, वट एवर द नंबर ऑफ रिसोर्सेज इज़ इक्वल टू कैपेसिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन एक दिन में कितना बना सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक दिन में कितने एम्प्लॉयज़ हैं और उससे कितनी आउटपुट ले सकती है, ये सब चीज़ें बेटा कैपेसिटी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, कि वो कितना काम कर सकती है। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कैपेसिटी मैनेजमेंट को। और कैपेसिटी मैनेजमेंट का सारा फोकस इस चीज़ पे है कि आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को अच्छे से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि बेटा देखें, जितना आप अपने बिजनेस में अपने रिसोर्सेज को अच्छा यूज़ करेंगे, आपकी 2 मशीन्स हैं, दोनों पर प्रोडक्शन हो रही है, उसका मतलब क्या है यार? सेल्स होगी, पैसे आएंगे, बिजनेस चलेगा, सर्वाइवल रहेगा, ब्रेक इवन हो जाएगा। तो कैपेसिटी मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इसकी डेफिनेशन को बेटा मैं यहाँ से पढ़ूँ, एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू यूज़ इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी उसके पास है, ऑब्वियसली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ही बात की जा रही है, इन एन ऑप्टिमम वे, इस तरह से इस बेहतरीन तरीके से यूज़ करे, सो दैट इट कैन मीट इट्स ऑब्जेक्टिव्स, सेट ऑब्जेक्टिव्स, ताकि जो भी उसके ऑब्जेक्टिव से वो एक्सपेंशन करना चाह रहा है, वो सर्वाइवल चाह रहा है, वो ब्रेक इवन करना चाह रहा है, प्रॉफिट चाह रहा है, वो कस्टमर बेस बढ़ाना चाह रहा है, जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ताकि वो मीट कर सकें। बट अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको और दिखानी इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला यार ये प्लीज़ गौर से देख लो। आउटपुट, करंट आउटपुट जितना भी आप इस वक्त बना रहे हैं, लेट्स से आपके पास 10 मशीन्स थी और आपकी 5 मशीन्स वर्किंग में है, तो करंट आउटपुट में 5 इसके न्यूमरेटर में आ जाएगा। और बेटा जो नीचे डिनोमिनेटर है उसमें आप मैक्सिमम या जो भी आपकी करंट अवेलेबल एक लिमिट है कैपेसिटी की, वो डिनोमिनेटर में आप रख के उसको डिवाइड कर देंगे। अब अगेन कमिंग बैक टू माई एग्जाम्पल, अगर 10 मशीन्स थी तो वो 10 टोटल मशीन्स नीचे आएंगी और उसमें से जितनी बेटा वर्किंग कर रही हैं वो 5 ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ये पेपर 1 में इसका फॉर्मूला कभी वो पूछ लेता है। पेपर 1 में अगर डेफिनेशन भी पूछे तो प्लीज़ साथ फॉर्मूला ज़रूर लिखें। और पेपर 2 में इसकी अक्सर एप्लीकेशन आती है, और वो कभी लेबर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर पूछ लेगा कि टेबल दे देगा और कहेगा निकालो इसको, कैलकुलेट करो। और कभी मशीन्स की पूछ लेगा, कभी वर्किंग आवर्स की भी वो पूछ सकता है कि टोटल वर्किंग आवर्स एक फर्म के पास कितने थे, उसमें से कितने यूज़ हुए। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए, और बहुत सिंपल फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में देखें, ताकि पेपर के लिए हम अपने आप को अच्छा प्रिपेयर कर सकें इंशाल्लाह। यार ये जो कैपेसिटी मैनेजमेंट है, इसमें 3 तरह की सिचुएशंस होती हैं। गौर से सुना आपने। कैपेसिटी मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो बेटा इसमें हम 3 तरह की सिचुएशंस को डील कर रहे होते हैं। पहली क्या होगी? देखो आपकी 10 मशीन्स हैं, 10 की 10 काम कर रही हैं, इसको कहते हैं आप फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। ये एक सिचुएशन है। इसके अपने फ़ायदे नुकसान हैं, दोनों चीज़ें साथ चलेंगी, मेरिट्स डीमेरिट्स साथ साथ हैं। दूसरी सिचुएशन आ सकती है अंडर कैपेसिटी की। इसका क्या मतलब है? आपके पास अगर 10 मशीन्स थी, सबकी सब फुली यूटिलाइज हो रही हैं, लेकिन और ऑर्डर्स आ रहे हैं,
तो आपकी कैपेसिटी एकदम से थोड़ी पड़ गई है। इसको कैपेसिटी शॉर्टेज, गौर से इसको सुनिएगा, इसको कैपेसिटी शॉर्टेज भी कहा जा सकता है कि आपके ऑर्डर्स बढ़ गए लेकिन आपके पास रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं। अब आपको देखना है कि इसमें क्या कर सकते हैं। और तीसरी सिचुएशन बेटा, जो पेपर में वो आपसे, जिस पर वो आपसे बात कर सकता है, जो बिजनेसेस को बेटा कॉन्फ्रंट करनी पड़ती है, जिसका सामना कभी करना पड़ता है, वो है एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कहते हैं जायद को, ज़्यादा को। मे बी आपके पास 10 मशीन्स हैं लेकिन इस वक्त ऑर्डर्स कम है और सिर्फ 5 मशीन्स यूज़ हो रही हैं, 6 यूज़ हो रही हैं, मे बी 8 मशीन्स यूज़ हो रही हैं, किसी वजह से पूरी मशीन्स यूज़ नहीं कर रहे, तो आप बेटा एक्सेस कैपेसिटी की प्रॉब्लम में जा रहे हैं। आपकी कैपेसिटी जायद है, एक्स्ट्रा है। लेट्स मूव अहेड। अब इन्हीं कंडीशंस को बेटा हम देखेंगे क्या होगा अगर आप अंडर कैपेसिटी सिचुएशन के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। यानी जितने आपके पास मशीन्स थी, जितने वर्कर्स थे, जितनी स्पेस थी, उससे कम इस्तेमाल में हो रहे हैं। क्यों? ऑर्डर्स कम है। तो इससे क्या होगा? नंबर 1 बेटा, एक तो आपकी आउटपुट कम रहेगी। नंबर 2, आपका जो लेबर का रेट ऑफ यूटिलाइजेशन है, यानी आपकी वर्कर्स उसमें से कई फारग बैठे होंगे, तनख्वाह खा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, लेकिन कोई काम खास नहीं हो रहा। इससे बिजनेस को नुकसान है क्योंकि आप तो पेमेंट कर रहे हैं लेकिन आपको मिल नहीं रहा। फिर नंबर 3 बेटा, लो स्केल इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन। ऑब्वियसली फिर आपकी वो मशीन्स, आपका बिल्डिंग, आपका इक्विपमेंट, आपके एसेट्स, इतना कुछ पैसा लगा दिया, किराया जा रहा है, रेंट जा रहा है, आप मशीन्स की, मे बी अगर लीज़ की हुई है तो आप लीज़ पे कर रहे हैं, बट वो यूज़ नहीं हो रहा। बिजनेस इसको देख के खुश नहीं होता कि यार मेरी फैक्ट्री आधा दिन बंद रहती है। लेस सेल्स, ऑब्वियसली जब आप ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो फिर आप ज़्यादा बेचेंगे भी नहीं, इससे फिर लॉस ऑफ कंपेटिटिवनेस भी होगा और आपको अपने ब्रेक इवन प्रॉब्लम्स को इनकाउंटर करना पड़ेगा। यू वुड हैव टू डील दोज ब्रेक इवन इश्यूज। तो फिर सोल्यूशन क्या है? अगर हमारी कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ गई हुई है और हमारे पास ऑर्डर्स कम हो चुके हुए हैं, तो फिर करें क्या इसमें? देखो अब यहाँ पर करना क्या है, उससे पहले 2 कंडीशन समझ लो बेटा। ये जो प्रॉब्लम है ना कि ऑर्डर्स कम हैं और रिसोर्सेज ज़्यादा थे, ये 2 तरह से हो सकता है। शॉर्ट टर्म में इमेजिन करें, अभी रिसेंटली बेटा सीज़न चेंज हो रहा है, जब आप गर्मियों में मूव कर रहे हैं तो नेचुरली कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो सर्दी में तो बहुत अच्छी तरह से डिमांड में रहते हैं, विंटर सीजन में, लेकिन गर्मियों में आके एकदम उनकी डिमांड कम होनी शुरू हो जाती है। जैकेट्स की एग्जांपल ले लो, लेकिन अगेन एक नेक्स्ट सीजन आएगा जब फिर दोबारा उनकी डिमांड होगी। अब ये शॉर्ट टर्म इशू है। दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म क्या होगा? बस एक प्रोडक्ट अब आगे नहीं लोग पसंद कर रहे, नहीं खरीद रहे, अब वो कुछ नया चाह रहे हैं, कुछ बेहतर मांग रहे हैं, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी। टाइपराइटर्स कोई ज़माना था, टेलीफोन्स कोई ज़माना था, कंपनीज धड़ाधड़ बनाया करती थी, अब कोई नहीं बना रहा, अब उसकी डिमांड कहीं नहीं है। ये लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हैं। तो सोल्यूशन क्या है बेटा? अगर आपके ऑर्डर्स कम पड़ गए हैं और रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और ये शॉर्ट टर्म इशू है, एक ऑप्शन ये है आप अपनी आउटपुट को मेंटेन करो, बनाते रहो। क्यों? जब सीज़न आएगा उसमें बेच लेंगे, ऑफ सीज़न में भी आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी, लेबर भी सस्ती मिल जाएगी, तो उसका फ़ायदा उठा लो। नंबर 2, यार कोशिश करो ऐसी इक्विपमेंट रखो अपने बिजनेस में। हमने इसी यूनिट के अंदर बेटा एक जगह पे मैस कस्टमाइजेशन भी पढ़ा था और जॉब प्रोडक्शन भी पढ़ा था, और एक और सीन पढ़ा था जिसमें बैच प्रोडक्शन था। उस चैप्टर को प्लीज़ देखिएगा। देखिए इन तीनों में क्या है, जो भी तीनों नाम लिए, इसमें क्या होता है, एक बिज़नेस वेराइटी बना सकता है। अब जब आप किसी एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, अगर आपकी मशीन पे सिर्फ जैकेट्स ही नहीं बन सकती बल्कि उसमें ट्राउजर्स भी बन सकते हैं, उसमें जीन्स भी बन सकती है, तो आपकी बात बन गई। आप शॉर्ट टर्म में जब उसकी जैकेट्स की सेल्स कम हो रही है तो आप उस सीज़न में मे बी जीन्स, में भी ट्राउजर्स, में भी आप शॉर्ट्स को स्टिच या आप उसको मैन्युफैक्चर करके सेल कर सकेंगे। नंबर 3, शॉर्ट टर्म वर्किंग। शॉर्ट टर्म वर्किंग से मतलब ये है आप, और ये वैसे बहुत कम यूज़ होता है, इसको रिमोट वर्किंग भी कहा जा सकता है एक सेंस के अंदर। इसमें क्या होता है, बिजनेस अगर उसको सूट करता हो कि वो एक सर्टेन टेन्योर के अंदर अपने पूरे नेटवर्क को या अपने सेटअप को किसी तरह से हॉल्ट कर सकता है। ऑल्दो में जैसे अगेन एज आई हैव मेंशन्ड, ये बहुत कम है जो अप्लाई होता है, लेकिन कुछ एरियाज़ में, कुछ ऐसे पर्टिकुलर केसेस के अंदर जहाँ पर बिजनेस, अब में भी आपकी टूरिज्म कंपनी है फॉर एग्जांपल, और एक सर्टन सीज़न आता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है और उस सीज़न में लेट्स से अगर टूरिस्ट नहीं आते, वेल फॉर अ शॉर्ट टर्म यू कैन टेक अ ब्रेक। अगेन ये बहुत कम जगह पे एप्लीकेबल है। आमतौर पे जो सोल ट्रेडर्स होते हैं, जो इंडिपेंडेंट किस्म के छोटे रिटेलर्स होते हैं, वो इस तरह के
पंगे कर सकते हैं। और उसके बाद बेटा अगर आपको शॉर्ट टर्म इश्यूज आते हैं तो आप वर्कर्स को परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे नहीं रखो, बिकॉज जब सीज़न ऑफ होगा तो आप उनको तनख्वाहें देते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, उनको पार्ट टाइम या टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट्स पे रखें। लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। अब ये लॉन्ग टर्म कैपेसिटी एक्सेस इश्यूज़ क्या हैं? ऑर्डर्स आपके गिरते जा रहे हैं और नहीं नज़र आ रहा है कि नियर फ्यूचर में या लॉन्ग फ्यूचर में भी इसकी डिमांड वापस बढ़ेगी, तो फिर क्या करें? नंबर 1, रैशनलाइज करो। रैशनलाइज किसको कहते हैं बेटा? 2 वर्ड्स याद रखो, टू रिड्यूस, कम करना, वाई, टू बिकम इफ़िशिएंट। आपकी मशीन्स हैं, आपके वर्कर्स हैं, आपके पास स्पेस है, लेकिन आपकी अब उतनी डिमांड नहीं रही है, ठीक है, उन रिसोर्सेज को बिजनेस से एग्जिट कर दें, उनको लिक्विडेट कर दें। मे भी आपकी 10 शॉप्स थी, उसमें से 4 शॉप्स नहीं चल रही किसी वजह से, वो किसी ऐसे एरिया में थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ चुकी हुई है। उन शॉप्स को बंद कर दो, ख़त्म कर दो, उनको सेल आउट कर दो, उनको वापस उस कॉन्ट्रैक्ट को ड्रॉ अवे कर दें। ये है रैशनलाइज एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस एंड कट कैपेसिटी। अपनी मशीन्स को 10 मशीन्स थी, 4 चल रही हैं, जो बाकी एक्स्ट्रा 6 हैं उनको ख़त्म कर दो। और दूसरी ऑप्शन ये है बेटा कि आप अगर अपने रिसोर्सेज को कम नहीं करना चाह रहे, मे बी आपको लगता है कि आपके रिसोर्सेज किसी और प्रोजेक्ट में यूज़ हो सकते हैं, तो आप फिर एक ऑल्टरनेट मार्केटिंग प्लान बनाएं और रिसर्च करें कि क्या डिफरेंट किया जा सकता है, क्या डिफरेंट किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो किसी दौर में लेदर जैकेट्स बनाया करते थे, लेकिन अब लोग चूँकि दूसरे मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड जैकेट्स को भी बहुत ज़्यादा शौक से पसंद करना शुरू कर चुके हुए हैं। अब वो बिजनेसेस जो सिर्फ लेदर बेस्ड प्रोडक्ट बना सकते थे, उन्हें समझ आ गया कि लेदर जैकेट्स इतनी नहीं बिकेंगी, तो उन्होंने क्या किया, लेदर से उन्होंने दूसरे प्रोडक्ट्स कस्टमाइज़ करने शुरू कर दिए, जिस तरह के गाड़ियों की सीट्स हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बेटा बात करते हैं इम्प्लीकेशंस। यार इम्प्लीकेशंस कहते हैं इम्पैक्ट स्कोर। याद रखो, इम्पैक्ट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। पेपर में वर्ड आ जाए तो सिर्फ एक तरफ की बात नहीं हो सकती। यू कैन राइट इन एनी डायरेक्शन अनलेस अनटिल उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया हो कि व्हाट नेगेटिव इम्प्लीकेशंस। यहाँ पर हम बात करने लगे बेटा, क्या इम्पैक्ट्स हैं अगर आप कि जितनी कैपेसिटी थी वो सब की सब यूज़ हो रही है। 10 मशीन्स हैं, 10 की 10 चल रही हैं। आपकी 10 बसेज हैं, 10 की 10 बसेज आपके रूट्स पर चल रही हैं और आपके पास फुल कैपेसिटी पे आप इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं एंड यू डोंट हैव फर्दर स्पेस कि आप और ज़्यादा ऑर्डर्स ले सकें। क्या होगा इस पॉइंट के ऊपर अगर बिजनेस में अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज को 100% यूज़ किया जा रहा है? बेटा नंबर 1, इसके भी कुछ इम्पैक्ट्स हैं जिसमें फास्ट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। फास्टर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब ये, यार इमेजिन करो अगर आपकी गाड़ी हो और आप उसको 24 घंटे चला रहे हैं और जहन में रखा है कि ये तो चलने के लिए बनी थी। यार ठीक है, चलने के लिए बनी थी, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। इससे वो गाड़ी जल्दी बूढ़ी होगी, उसमें मेंटेनेंस इश्यूज जल्दी आने शुरू हो जाएंगे और आपके वो एसेट की वैल्यू घटनी शुरू हो सकती है। दूसरा, मोर फ्रीक्वेंट नीड ऑफ मेंटेनेंस। आपको मेंटेनेंस बार बार उसकी बहुत फ्रीक्वेंटली करवानी पड़ेगी, जिसमें कॉस्ट्स इन्वॉल्व हैं। नंबर 3 बेटा, जो स्टाफ है उस पर बहुत वर्कलोड रहेगा, वो प्रेशर में आ जाएंगे, वर्क लाइफ बैलेंस कम होगा और इसकी वजह से फिर नंबर 5, एथिकल इश्यूज बेटा फिर खड़े हो जाएंगे। स्टाफ में भी रेजिस्ट कर सकता है, रिबेलियन हो सकती है विद इन दी वर्क फोर्स, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। चांसेस ऑफ डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये डिसइकोनॉमीज क्या बला है यार? देखो बेटा, जब आप इतने फास्ट पेस पे प्रोड्यूस कर रहे हैं कि आप 100% कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि कौन कितना काम कर रहा है, क्योंकि इतना काम हो रहा है कि आप हर चीज़ पर इतनी अगर नज़र नहीं रख पा रहे, तो वेस्टेज होती है, कुछ चीज़ें ख़राब भी होंगी, कुछ वर्कर्स आंख चुरा के शायद सो भी जाएंगे। इसको डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। ओवर टाइम पेमेंट्स करनी पड़ सकती हैं। अब चूंकि 24 घंटे फैक्ट्री चल रही है, 24 घंटे शॉप चल रही है, वर्कर्स की एक लिमिट है यार। अक्सर पेट्रोल पंप्स पे देखिएगा, वहाँ पर 24 घंटे स्टाफ होता है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद जब आप स्टाफ से ज़्यादा सर्विसेज लेते हो तो उसके लिए आपको ओवर टाइम पे करना पड़ता है, जिससे आपकी कॉस्ट्स रिलेटिवली बढ़ जाती हैं। और हो सकता है बेटा आपको फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करने की वजह से मशीनें ख़राब हो रही हैं, मशीनों को आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, वर्कर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से, वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से छोड़ के जाना शुरू हो गए, तो मे बी आप अपने सर्टन यूनिट्स को बंद करके किसी और कंपनी को आउटसोर्स कर दें। आउटसोर्सिंग को बेटा नेक्स्ट पार्ट में प्रॉपरली डिस्कस किया, इसके लिए प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, पार्ट 2 फॉर द सेम चैप्टर। आगे बात करते हैं बेटा हाउ टू मैनेज कैपेसिटी शॉर्टेज। कैपेसिटी शॉर्टेज क्या चीज़ थी? ऑर्डर्स बढ़ गए हैं और रिसोर्सेज कम पड़ गए हैं।
ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं आपके पास, इतने रिसोर्सेज हैं नहीं, अब आपके लिए ऑब्वियसली एक डिसीजन लेना है। अगर आप ऑर्डर्स को टर्न डाउन करते रहेंगे तो मे बी कल को वो ऑर्डर्स वापस आपके पास नहीं आएंगे, ये सोचते हुए कि आपके पास तो ना है, आप तो नहीं काम कर रहे, तो इससे एक बैड इमेज बनता है। तो फिर करें क्या बेटा? एक ऑप्शन तो ये है, अगेन आउटसोर्सिंग को यूज़ करें। इसके लिए वर्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी है, यूज़ सब कॉन्ट्रैक्टर्स और आउटसोर्सिंग ऑफ सप्लाईज, कंपोनेंट्स और इवन फिनिश्ड गुड्स। आप अपना काम कहीं बाहर से करवाने की कोशिश करें। जो आपके पास ऑर्डर्स आप जो सर्व कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, जो ऊपर पकड़े हुए हैं जो आपको पता है मैं नहीं कर सकता, वो किसी बाहरी कंपनी से बनवा लो। लेकिन याद रखो इसमें प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम्स इसके इसी चैप्टर के पार्ट 2 में डिस्कस की हुई हैं बेटा मैंने। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। वेल, अगर आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, ऑर्डर्स आपके लॉन्ग टर्म बढ़ रहे हैं, तो फिर आप इन्वेस्ट करें और फैक्ट्री लगाएं और मशीन्स अरेंज करें और लेबर अरेंज करें और स्पेस अरेंज करें, गोडाउन्स बढ़ा लें। जो भी आपके बिजनेस की नेचर है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, जिस बिजनेस कैटेगरी में भी आप ऑपरेट करते हैं, अपने रिसोर्सेज को एक्सपैंड करें। और हो सकता है इस एक्सपेंशन में आप नंबर 3 जॉइंट वेंचर्स को यूज़ कर लें। बेटा जॉइंट वेंचर जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज मिलके किसी प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करते हैं, इसी को स्ट्रेटेजिक अलायंस भी कहा जाता है। और एक और बेटा इसका सोल्यूशन, आप फ्रेंचाइजिंग करना शुरू कर दें। आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपकी डिमांड बढ़ रही है और आपको लगता है कि पूरे कंट्री में ग्लोबली आपको फैलना पड़ेगा और आप इतना नहीं कर सकते, तो आप फ्रेंचाइज लाइसेंस इशू करने शुरू कर दें। बेटा ये था हमारा कैपेसिटी शॉर्टेज। दिस वॉज दी कॉन्टेंट एज पार एज आपका सिलेबस वॉज कंसर्न। आई होप आपको समझ आया होगा। ईट वेल, ईट हेल्दी, जंक फूड से बचिएगा, प्रिपरेशन अच्छी करो, एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं। बेस्ट ऑफ